हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज से मैं अपने जावा के प्लेलिस्ट को चालू करने वाला हूँ। जावा के सारे कॉन्सेप्ट्स को चालू करने वाला हूँ आने वाले 20 दिनों तक, जब तक कि आपके एग्जामिनेशन नहीं आ जाती बोर्ड्स के, क्लास 10 के आईसीएसई बोर्ड के। तो मैं आज से ये सीरीज चालू करने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए हर दिन जावा के हर एक टॉपिक को कवर करने वाला हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, कि इंक्लूडिंग थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही, कोडिंग भी। तो यानी मैं आपके फुल सिलेबस को एवरी डे कवर करूंगा, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, और आपको हर एक टॉपिक के हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियरिफिकेशन क्लियर करते हुए जाऊंगा। तो आपको अगर क्लास 10 के आईसीएसई बोर्ड में जावा कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट में डाउट है, या आपको प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं हुआ है, या आप कोई ट्यूटोरियल देख रहे हो ऑनलाइन जिससे आपको हेल्प मिले, तो मैं आशा करता हूं कि मेरी ये वीडियो जो है आपको बहुत हेल्प करेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उनको भी हेल्प हो। और मैं आने वाले आपके एग्जामिनेशन तक हर दिन वीडियो बनाने वाला हूं इसी टॉपिक के ऊपर में। तो आप मेरे उस वीडियो पे, मेरे चैनल पे बने रहना, जिससे कि आपको हर दिन नोटिफिकेशन मिले। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपका जो सिलेबस है, जो आपका एग्जाम में कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपको सिर्फ उतना ही बताने वाला हूँ। यानी मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम आपका पास नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी टाइम कम है आज के हिसाब से। तो मैं आपको उतना ही बताऊंगा, आपको उतना ही चीजें के बारे में नॉलेज दूंगा जितना कि आपको सफिशियंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है। तो मैं आज से अपने चालू करने वाला हूँ हमारा सीरीज जावा की। तो आज है हमारा क्लास 1। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ उसके बारे में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जावा के लैंग्वेज में या जावा के चैप्टर में घुसने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में जस्ट बेसिक बात करूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा बेस बने। फिर मैं आपको जावा के जर्नी पे लेके जाऊंगा, जिससे आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि लैंग्वेज होता क्या है। आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, जावा इज नथिंग बट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप मुझे ये बताओ पहले कि लैंग्वेज होता क्या है, फिर हम हमारे सिलेबस में जाएंगे। तो लैंग्वेज का मतलब है भाषा, यानी जिसके थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, या कोई भी पर्सन एक्स पर्सन वाई से कम्युनिकेट करता है। यानी अगर पर्सन ए को पर्सन बी की लैंग्वेज नहीं आती है, तो पर्सन ए पर्सन बी को अपना नॉलेज शेयर नहीं कर पाएगा। करेक्ट। यानी या तो दोनों पर्सन को सेम लैंग्वेज आनी चाहिए, पर्सन ए को पर्सन बी की, या पर्सन बी को पर्सन ए की। यानी दोनों को कॉमन लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप अपना कम्युनिकेशन के थ्रू अपना थॉट को प्रोसेस कर पाओगे, या अगले के पास पहुंचा पाओगे। यानी लैंग्वेज इज नथिंग बट अ वे विच विल हेल्प अ यूजर टू कम्युनिकेट टू द अदर यूजर, राइट। वैसे ही अगर हमको कंप्यूटर को से बात करनी है, करेक्ट, यानी अगर हम लोगों को कंप्यूटर से बात करनी है, कंप्यूटर से अपना काम कराना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। हम लोगों को कंप्यूटर से कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा, करेक्ट। या तो कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज आनी चाहिए, हमको कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए, तो ही हम कंप्यूटर से बात करेंगे। बात करने का मतलब क्या है, कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो खुद ब खुद काम नहीं करता है। आपको उसको इंस्ट्रक्शन बताना पड़ेगा कि मेरे को ये आपसे काम करवाना है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को समझेगा, उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा, और आपके लिए आउटपुट ला करके देगा, राइट। तो कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब क्या है? वो लैंग्वेज जिसके जरिए आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हो, और कंप्यूटर आपकी बात को समझता है, और कंप्यूटर आपके लिए वो काम करके देता है जो आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है। दैट इज नथिंग बट द कंप्यूटर लैंग्वेज। हमारे सिलेबस में क्लास 10 के हिसाब से हमारे पास जावा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ जावा ही ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाओगे, राइट। मार्केट में एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस अवेलेबल है। हर लैंग्वेज के अपने प्रोस है, अपने कॉन्स है, अपना फायदा है, अपना नुकसान है, जिससे आप कंप्यूटर से बात कर पाओगे। लेकिन हमारे सिलेबस में जावा है, तो हम जावा के पर्सपेक्टिव से ही बात करने वाले हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये पता चला होगा कि व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि कंप्यूटर लैंग्वेज जो है, यानी जिस भाषा में हम कंप्यूटर से बात करने वाले हैं, तो मेजरली कंप्यूटर लैंग्वेज जो है दो टाइप की होती है। ठीक है। मेजर कंप्यूटर लैंग्वेज दो टाइप की होती है। एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज, और एक हमारी होती है हाई लेवल लैंग्वेज।
ठीक है। जनरली कंप्यूटर में हम दो मतलब ब्रॉड तरीके से हमने कंप्यूटर लैंग्वेज को दो दो हिस्सों में बांटा हुआ है जनरली। एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन समझता है। कंप्यूटर उसके अलावा कुछ भी नहीं समझता है। यानी जब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो कि फाइल ओपन करो, या मेरे लिए सॉन्ग प्ले करो, या मेरे लिए वीडियो प्ले करो, तो कंप्यूटर क्या करता है, आपको आपके दिए गए इंस्ट्रक्शन को अपनी भाषा में यानी जीरो और वन में ही कन्वर्ट करता है वो कंप्यूटर। कि कंप्यूटर को बनाया ही गया है उस तरीके से कि वो सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन समझता है। उसके अलावा कंप्यूटर कुछ नहीं समझता है। यानी अगर आपको कंप्यूटर की से बात करनी है कंप्यूटर की भाषा में, तो आपको किस लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी? आपको बात करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन। कि कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज, यानी जीरो और वन। करेक्ट। यानी लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं जहां पर हम कंप्यूटर से डायरेक्टली बात करते हैं, और कंप्यूटर क्या समझता है, ओनली जीरो एंड वन। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम यहाँ पे बोलते हैं बाइनरी। करेक्ट। बाइनरी का मतलब है दो। यानी कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ दो चीज समझता है, जो कि है जीरो और वन। तो अगर आपको कंप्यूटर से कंप्यूटर की भाषा में ही बात करनी है, तो आपको कंप्यूटर को जीरो और वन के वे में ही इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। तो ही कंप्यूटर वो उस इंस्ट्रक्शन को समझ के आपसे कम्युनिकेट करके आपकी बात को समझेगा और आपके लिए काम करके देगा। करेक्ट। अगर आप अब ये बताओ, आप एज अ ह्यूमन बीइंग जीरो और वन की भाषा में बात करना या उसको समझना भी ह्यूमन के लिए बहुत टफ है। यानी हर किसी को जीरो और वन के बड़े बड़े नंबर के सीरीज को याद रखना, या वो नंबर का सीरीज किस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, या उस वो नंबर सीरीज किसको बताता है, वो याद रखने में बहुत डिफिकल्टी होती है। करेक्ट। उसी बैरियर को तोड़ने के लिए मार्केट में हाई लेवल लैंग्वेज आया। करेक्ट। हाई लेवल क्या है? लो लेवल का ऑपोजिट है। तो पहले हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज लो लेवल। लो लेवल यानी जिसको डायरेक्टली कंप्यूटर समझता है। लैंग्वेज which is directly understandable by computer, डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। ठीक है। बाय कंप्यूटर, इसका मतलब है जो लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है वो हमारा होता है लो लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज मतलब है जो लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझता है। डायरेक्ट कंप्यूटर जो है हमारा लैंग्वेज नहीं समझता है, राइट। यानी कंप्यूटर समझता है हमारा जीरो और वन। तो अगर आप कंप्यूटर से जीरो और वन की भाषा में बात करोगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मैं हिंदी जानता हूं, तो मैं आपसे अगर हिंदी में बात करूंगा तो ही आप हिंदी में उसको समझ पाओगे और मुझे रेस्पॉन्स दे पाओगे। अगर मैं आपसे कुछ भी अदर लैंग्वेज में बात करता हूं जो मुझे नहीं आती या आपको नहीं आती, तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट क्या समझता है? जीरो और वन। उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर को डिजाइन ही किया गया है जीरो वन के हिसाब से। तो अगर आप कंप्यूटर से जीरो और वन की भाषा में ही बात करोगे, तो कंप्यूटर आपके इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली समझ के प्रोसेस करके आंसर ला के देगा। करेक्ट। यानी जो लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर समझता है उसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, और जो लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझता है उसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। यानी ह्यूमन के लिए लो लेवल लैंग्वेज को समझना, उसको याद करना, उसको प्रोसेस करना, उसको ट्रेनिंग देना, या कुछ गलती हो गई तो उसको ठीक करना बहुत टफ था। उसी चीज को उन्होंने रिड्यूस करा, उसी प्रॉब्लम को उन्होंने ठीक करा, और उन्होंने वो लोग हाई लेवल लैंग्वेज लेकर के आए। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? वो लैंग्वेज जो डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझता है। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं एक ऐसा ऐसा पर्सन हूं जिसे आपकी भाषा नहीं आती। फॉर एग्जांपल आप एक चाइनीज यूजर हो, आप एक चाइना के कंट्री के आप सिटीजन हो, मैं इंडियन सिटीजन हूँ। अगर मुझे चाइनीज नहीं आती या आपको अगर हिंदी नहीं आती और हम दोनों को अगर कम्युनिकेट करना है, तो हम कैसे करेंगे? या तो आपको हिंदी समझ, आपको हिंदी में ट्रांसलेशन चाहिए और मुझे चाइनीज में ट्रांसलेशन चाहिए। बिकॉज हम दोनों एक दूसरे को क्या करना है, हम लोगों को एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करना है। तो अगर कम्युनिकेशन करने के टाइम पे हम लोगों का ट्रांसलेशन ना हो, तो मेरी भाषा और बात को आप नहीं समझेंगे और आपकी भाषा और बात को मैं नहीं समझूंगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब मैंने क्या बोला? जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम लोगों को वो लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा।
तो ही कंप्यूटर बात कर पाएगा या कम्युनिकेट कर पाएगा हमसे, हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाएगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या बोलता है? हाई लेवल लैंग्वेज बोलता है कि आपको हाई लेवल लैंग्वेज जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी एक ट्रांसलेटर की। ठीक है, ट्रांसलेटर की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि कंप्यूटर से आपको बात करनी है, और कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर समझता है जीरो और वन। ठीक है, करेक्ट। कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर समझता है जीरो वन। ये रहा हमारा कंप्यूटर समझता है जीरो वन। और हम है ह्यूमन बीइंग, यानी हम क्या करते हैं? हम जीरो और वन समझते ही नहीं है, हमारे लिए डिफिकल्ट है। हम क्या समझते हैं? हम इंग्लिश समझते हैं। करेक्ट। यानी हम लोगों को इंग्लिश से कंप्यूटर के पास पहुंचाने के लिए, या कंप्यूटर से इंग्लिश तक पहुंचाने के लिए बात को, हम लोग को यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगा बोलो? यानी एक ऐसा मिडिल मैन चाहिए जो कंप्यूटर की भाषा को भी समझता हो और ह्यूमन की भाषा को भी समझता हो। तो उसको हम कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं? उसको कंप्यूटर की भाषा में हम बोलते हैं कंपाइलर। यानी वो शख्स जो कंप्यूटर की भाषा को समझेगा और ह्यूमन को ट्रांसलेट करके बताएगा, और ह्यूमन की भाषा को समझेगा और कंप्यूटर को ट्रांसलेट करके बताएगा। यानी हम लोग को चाहिए ट्रांसलेटर। तो जावा की भाषा में उस ट्रांसलेटर को हम लोग बोलते हैं कंपाइलर। ठीक है। कंपाइलर करता क्या है? कंपाइलर क्या करता है? कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन यानी जीरो और वन को समझता है और यूजर को बताता है कि भाई कंप्यूटर ने आपको ये बताया है। और यूजर जब इंस्ट्रक्शन देता है कंपाइलर को, तो कंपाइलर ले जाता है कंप्यूटर के पास में। यानी कंपाइलर एक ऐसा मिडिल मैन है जो कि कंप्यूटर का की जीरो वन को यूजर के हिसाब से चेंज कर रहा है, और यूजर के इंग्लिश वाले फ्रेजेस को, यानी अपार्ट फ्रॉम जीरो और वन को जीरो वन में कन्वर्ट कर रहा है। तो ही तो यूजर और कंप्यूटर बात कर पाएंगे। और अगर हम बात ही नहीं कर पाएंगे तो हम अपना थॉट को कंप्यूटर तक कैसे पहुंचाएंगे? करेक्ट। यानी जावा की भाषा में कंपाइलर एक ऐसा मीडिएटर है जो कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक ब्रिज बनाता है। करेक्ट। यानी ये हमारा कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब है वो लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। अब आप क्वेश्चन आता है कि जावा किस कैटेगरी में आता है? लो लेवल में आता है कि हाई लेवल में आता है? अब आप ये बताओ कि जब आप जावा की प्रोग्रामिंग आज तक जो आप करते आए हो क्लास 9 और 10 में, आप वहां पर हमेशा क्या इस्तेमाल करते हो? आप वहां पे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप वहां पे इस्तेमाल करते हो क्लास। करेक्ट। आप वहां पे इस्तेमाल करते हो पब्लिक, आप वहां पे इस्तेमाल करते हो इंट, आप इस्तेमाल करते हो शॉर्ट, आप इस्तेमाल करते हो फॉर, वाइल। यानी ये जितने भी वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे, ये सारे के सारे वर्ड इंग्लिश फ्रेजेस के हैं। यानी ऐसा नहीं कि जिसको हम नहीं पढ़ पाते, ये इंग्लिश के अल्फाबेट ही तो हैं। यानी ये यूजर पढ़ यानी ये यूजर को समझ में आ रहा है। यानी हम लोग जब डेफिनेशन पढ़े तो हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़े? हम लोग डेफिनेशन ये पढ़े कि जो लैंग्वेज यूजर समझता है उसको हाई लेवल बोलते हैं। यानी ये सारी लैंग्वेज जो मैंने यहाँ पर लिखी है, क्लास हो गया, पब्लिक हो गया, ये जितनी भी मैंने यहाँ पर लिखी है, ये सारे के सारा यूजर पढ़ पा रहा है। राइट। यानी वो लैंग्वेज जो यूजर फ्रेंडली है या यूजर रीडेबिलिटी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग किस में कैटेगराइज करते हैं? उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो जावा क्या है? जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। वाई हाई लेवल लैंग्वेज? बिकॉज जावा जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर को डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं है, वो इंग्लिश के फ्रेजेस इस्तेमाल करती है जिसको ह्यूमन रीड कर पाते हैं। इसीलिए हम जावा को बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हम जावा को हाई लेवल क्यों बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जावा को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। वाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नाम आया क्यों? ये नाम इसलिए आया क्योंकि जावा जब किसी भी चीज को प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करता है या प्रोग्रामिंग के जरिए सॉल्व करता है यूजिंग जावा लैंग्वेज, तो वो क्या करता है? हर एक चीज को, यानी हर एक कंपोनेंट को वो एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। इसीलिए हम लोग जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। अब जो भी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है उसके मेनली चार पिलर होते हैं। ठीक है। कितने पिलर होते हैं? चार पिलर होते हैं। कौन कौन से पिलर होते हैं? सबसे पहला पिलर है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। हमारा पिलर नंबर टू क्या है? हमारा पिलर नंबर टू है पॉलीमॉर्फिज्म। हमारा तीसरा नंबर पिलर है एनकैप्सुलेशन। और हमारा फोर्थ नंबर पिलर है इनहेरिटेंस। ठीक है। यानी जो भी लैंग्वेज
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करता होगा, उस वो लैंग्वेज इन चारों पिलर को फॉलो करता ही है। ठीक है, यानी यानी जावा जो है वो क्या है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जावा भी इन चारों को फॉलो करता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताने वाला हूं यहां पर हमारा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि हम लोगों को यूजर को उतनी ही जानकारी देनी है जितनी जानकारी यूजर के लिए जरूरत है, और जितनी जानकारी यूजर के लिए जरूरत नहीं है हम लोगों को अननेसेसरी इंफॉर्मेशन यूजर से छुपा लेनी है। यानी एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल मीनिंग है ओनली शो द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओनली शो द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। और जितना आपने शो कर दिया है बाकी की इंफॉर्मेशन क्या करना है, हाइड कर लेनी है। एंड हाइड अननेसेसरी इन्फो, राइट। यानी एब्स्ट्रैक्शन आपको बोलता है कि आप लोगों को यूजर को उतनी ही इंफॉर्मेशन देनी है जितनी यूजर के लिए जरूरत है, और जो इंफॉर्मेशन यूजर के लिए जरूरत नहीं है हम लोगों को वो इंफॉर्मेशन यूजर से छुपा लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कार खरीदने जाते हो और आप जब उस कार कंपनी को बोलते हो कि मेरा बजट 10 लाख का है और मुझे एक कार खरीदनी है, तो कार कंपनी क्या करती है, आपको उस 10 लाख के बजट के अंदर में आपको मल्टीपल कार्स का बताती है कि हमारे पास ये कंपनीज की कार है, और हमारे पास इस कंपनी के कार में आपको ये फीचर मिलने वाला है। तो एज ए यूजर जो बायर है वो क्या करता है, वो उस कार को टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जाता है कि मुझे एक टेस्ट ड्राइव चाहिए ताकि मैं इसका कंफर्ट कैसा है, इसका ब्रेक कैसा है, इसका स्टीयरिंग कैसा है, उसके बारे में पता लगा पाऊं। ठीक है, यानी जो जो उसको खरीदने वाला शख्स है, जो पर्सन है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके फीचर को एक बार टेस्ट करता है जस्ट एज ड्यूरिंग द ड्राइविंग टाइम, राइट। लेकिन कार कंपनी क्या करती है कार कंपनी कभी भी यूजर को ऐसा नहीं बताती है कि ये इंजन कैसे बना है, ये इंजन काम कैसे कर रहा है, जब आप स्टीयरिंग को प्रेस करते हो तो स्टीयरिंग कैसे काम कर रही है, आप जब ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक चक्के में कैसे लग रहा है। यानी कार कंपनी क्या करती है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को छुपा लेती है। और एक एग्जांपल देता हूँ, आप जब एटीएम में जाते हो, आप जब अपना कार्ड को एंटर करते हो एटीएम मशीन में, तो आप जब करेक्ट पिन डालते हो उस वक्त पे अगर आपका विड्रॉवल अमाउंट आपके कार्ड के अमाउंट से कम है तो आपको एटीएम जो है आपको पैसे विड्रॉ करके देती है, करेक्ट। यानी एज ए यूजर आप क्या क्या चाहते हो कि जब मैं कार्ड इंसर्ट करूं, करेक्ट पिन डालूं, और जितना मेरे को पैसा निकालना है उतना पैसा अगर मेरे पास में है तो मुझे वो पैसा विड्रॉ होना चाहिए। बट वो एटीएम मशीन की जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया या एचडीएफसी बैंक हो गया, वो उस पार्टिकुलर एटीएम को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, वो लोग कहाँ कौन सी जगह पर पैसे रख रहे हैं, वो लोग कैसे कार्ड को रीड कर रहे हैं, वो लोग कैसे पता लगा रहे हैं कि आपके कार्ड में बैलेंस है कि नहीं है। एज अ यूजर, एज अ यूजर ऑफ दैट बैंक, हम लोगों को उसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हम लोगों को बैंक इसके बारे में बताती है। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ उस एटीएम कार्ड से विड्रॉवल ट्रांजैक्शन करने की नॉलेज होती है और उतना ही एज अ यूजर को चाहिए। यानी वहां पर हम लोगों ने यूजर से अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को छुपा लिया और नेसेसरी इंफॉर्मेशन यूजर को बता दिया। दैट कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। आई होप आपको ये एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ सेकेंड टॉपिक जो कि है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी। ठीक है, यानी जब जावा बोलता है पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट के जरिए, जावा ऐसा बोलता है कि जब आप किसी पार्टिकुलर काम को मल्टीपल वेज में कर रहे हो तो दैट इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। यानी डूइंग सेम थिंग इन मल्टीपल डिफरेंट वेज इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको फोन करता हूँ, पूछता हूँ कहाँ पर हो भाई, तो तुम बोलते हो खेल रहा हूँ। अब आपने मुझको ये नहीं बताया कि मैं क्या खेल रहा हूँ, मैं इंडोर गेम खेल रहा हूँ, मैं आउटडोर गेम खेल रहा हूँ, मैं पार्क में हूँ, या मैं मल्टीप्लेयर गेम यानी क्रिकेट फुटबॉल खेल रहा हूँ, या मैं टू प्लेयर गेम खेल रहा हूँ बैडमिंटन वगैरह कुछ ऐसा। यानी आपने जो खेल वर्ड बोला, प्ले वर्ड जो बोला, उस प्ले वर्ड का मतलब बहुत सारा हो रहा है, बट सबका पर्पस क्या है, प्ले करना, करेक्ट। और एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ बायोलॉजी क्लास में और अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ व्हाट इज सेल, तो आप जो सेल को समझोगे बायोलॉजी क्लास में वो आप समझ रहे हो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी,
उसको हम लोग सेल बोलते हैं, क्योंकि आप उस वक्त पे बायोलॉजी क्लास में हो। जब आप फिजिक्स लैब में जाते हो और जब मैं आपसे सेल के बारे में बात करता हूं तो आप समझते हो कि सेल इज नथिंग बट द बैटरी। यानी क्या वो वर्ड चेंज हुआ? वर्ड चेंज नहीं हुआ। यानी आपका उस वर्ड का मीनिंग चेंज हुआ डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से क्लासेस में या किस रेफरेंस में उसको इस्तेमाल कर रहे हो। यानी यूजिंग द सेम नेम फॉर मल्टीपल डिफरेंट वेज इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था। तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब है, अगर आपके पास में आ, कोई क्लास है, या क्लास का कॉन्सेप्ट छोड़ो, मान लो हमको जावा नहीं पता, आ, मान लो एक कार है, ठीक है। यानी आपने एक कार की मॉडल बना दी, फॉर एग्जांपल ऑडी ऑडी के एक मॉडल आपने बना दी। अब जब आपने उस मॉडल को मार्केट में लॉन्च किया तो आपको क्या बोला गया कि भाई आपको ऑडी का जो जो भी मल्टीपल मॉडल आप निकाल रहे हो, अ, आपको अलग अलग आपने कलर कलर दिया है यूजर्स को, वो सारे जो ऑडी निकलेंगे उन सब का फीचर कैसा होगा? ऑडी टाइप का ही होगा। यानी आपने स्टार्टिंग में जो फीचर दिया था वही फीचर जो आप रेप्लिका बनाने वाले उसमें आएगी। या उसके अलावा एक और एग्जांपल है, मान लो मोबाइल फोन, ठीक है। एक मोबाइल फोन है, उसी मोबाइल फोन से जितने आप चाहे तो उसके मोबाइल फोन के रेप्लिका बनवा लो। वो वीवो के बनवा लो, या आप एप्पल के बनवा लो, या आप मोटरोला के बनवा लो। यानी जितने भी मोबाइल फोन है वो सारे के सारे मोबाइल फोन का फीचर कैसा होगा? मोबाइल टाइप का होगा। हो सकता है कि किसी मोबाइल में कुछ एक्स्ट्रा फीचर हो, किसी में कम फीचर हो, लेकिन सबका फीचर होगा कैसा? वो होगा मोबाइल टाइप का। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब कोई चाइल्ड क्लास है, वो चाइल्ड क्लास ऑटोमेटिकली पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाएगी, यानी इनहेरिट कर पाएगी। उसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। और लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मतलब है, जब आप एक क्लास बनाते हो जावा में, और क्लास के वक्त पे जब आप उसके अंदर में मेथड या वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, उसी चीज को बंडल करने को ही हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आप क्या करते हो? अपना शर्ट का जो सेक्शन एक तरफ रखते हो, जीन्स का सेक्शन एक तरफ रखते हो। यानी आपने क्या करा, शर्ट का एक बंडल बनाया ताकि शर्ट को खोजना उस बंडल से आसानी हो। या लाइब्रेरियन क्या करा, लाइब्रेरियन ने आपका जो क्लास का जो, मान लो आप हिस्ट्री के बुक लेने चाहते हो, तो लाइब्रेरियन ने आपके क्लास के हिसाब से एक शॉट रखा है, यानी एक जगह रखा है जहां पर वो आप बुक निकाल सकते हो। यानी उसने सारे बुक को एक साथ जंबल कर दिया है ताकि वहां से सर्चिंग करना, एक्सेस करना आसान हो। बाइंडिंग कर दिया उसने। दैट बाइंडिंग इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन, यानी रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मेथड इन क्लास इज नोन एज एनकैप्सुलेशन, ठीक है। मैंने आपको चारों पिलर के बारे में फिलहाल बात कर लिया, ठीक है। जो कि हमारा पहला टॉपिक था, जो कि था हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑल द फोर प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया है एब्स्ट्रैक्शन का, इनहेरिटेंस का, पॉलीमॉर्फिज्म का और एनकैप्सुलेशन का। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और मैं आने वाले आपके एग्जाम तक हर दिन जावा का एक सीरीज चलाने वाला हूं, जहां पर मैं ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर विद प्रैक्टिकल एंड थ्योरी कवर करने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को जावा में चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम है, इस सब्जेक्ट में कुछ इशू है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियोस को जरूर देखें। डेफिनेटली मैं आपसे गारंटी दे सकता हूं कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो आज के क्लास 1 का सिलेबस इतना ही है। हम मैं आपसे मिलता हूं कल कल के क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।